नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हो रहे हैं शामिल। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा। चक्रवाती तूफान फेंजिल के आज दोपहर महाबलीपुरम और कराईकल के बीच तट से टकराने की आशंका। स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद। भाजपा का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा दिल्ली में अपराधी बने विधायक आप का समर्थन करते हैं तथाकथित गैंगस्टर्स। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संघर्ष विराम स्वीकार करने का दिया संकेत। बदले में नाटो से सुरक्षा की मांगी गारंटी। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच 5वें दौर की बाजी आज। 4 राउंड के बाद दोनों खिलाड़ी 2-2 अंक से हैं बराबरी पर। और आइए अब इन खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ये 3 दिवसीय सम्मेलन 29 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 1 दिसंबर तक चलेगा। सम्मेलन देश के वरिष्ठ पुलिस पेशेवरों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विविध मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एक संवादात्मक मंच प्रदान करेगा। साथ ही देश में पुलिस के सामने आने वाली विभिन्न परिचालन, अवसंरचना और कल्याण संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा होगी। विचार विमर्श में आंतरिक सुरक्षा खतरों के अलावा अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में पेशेवर कार्यप्रणालियों और प्रक्रिया निर्माण और साझाकरण भी शामिल होगा। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इस वर्ष सम्मेलन में कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी शामिल की गई हैं। इससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आंतरिक सुरक्षा मामलों पर अपने दृष्टिकोण और सुझाव प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने का एक मूल्यवान अवसर प्राप्त होगा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी शामिल होंगे। चक्रवाती तूफान फेंजिल आज पुडुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ टकराने की आशंका है। इसके प्रभाव की वजह से तमिलनाडु और पुडुचेरी के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा चलने के साथ साथ बरसात हो रही है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी हैं। तटीय क्षेत्र में उथल-पुथल मची हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फेंजिल के असर के कारण हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। फेंजिल का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु पर पड़ रहा है। तेज बारिश की वजह से अधिकांश हिस्सों में धान की फसल चौपट हो गई है। अकेले नागपट्टिनम जिले में करीब 800 एकड़ से ज्यादा फसल जलमग्न हो गई है। कामेश्वरम, विरुंधवाड़ी, पुडुपल्ली, वेद्रप्पू, वनमादेवी, वलप्पलम, कल्लीमेडु, इरावायल और चेम्बोडी जिले भी इसकी चपेट में हैं। चेन्नई और उसके आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। राज्य के भीतरी इलाकों में 3 दिसंबर तक तेज बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु में आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। इसी बीच इंडिगो एयरलाइंस ने चेन्नई एयरपोर्ट से भारी बारिश के कारण अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। फेंजिल के कारण आंध्र प्रदेश के कई तटीय क्षेत्रों के समुद्र में भी उथल-पुथल हो रही है। तूफान की आशंका के मद्देनजर पुडुचेरी प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक आपदा प्रबंधन उपाय किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों ने आपात स्टाफ को प्रशिक्षण दिया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह भी दी है। सभी समुद्र तट और पर्यटन स्थल आज बंद रहेंगे। चक्रवात से जुड़ी समस्याओं के लिए लोग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 112 और 1077 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर 948898
1070 पर व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेज सकते हैं। लोगों से बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और बिजली के तारों से दूर रहने की अपील भी की गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा के लिए राहत शिविरों में जाने की सलाह दी गई है। मत्स्य पालन विभाग ने पुडुचेरी और कराईकल में मछुआरों से अपनी नौकाओं और उपकरणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की अपील की है। तमिलनाडु में दोपहर बाद पूर्वी तट रोड और पुराने महाबलीपुरम रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। राज्य सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई चक्रवात फैंचल के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों और एहतियात उपायों की समीक्षा की। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश रंजन चेन्नई से जुड़े हुए हैं। रितेश, आपसे जानना चाहेंगे किस जगह पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और किस तरह की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की जा रही है, किन किन तरह के एहतियात बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं? सबसे बड़ी बात है कि अभी फिलहाल चक्रवात ने दस्तक दी है। अभी न गुजरा है और गुजरने वाला है, ये दस्तक है और दस्तक में ही बहुत भयावह हालात हो चुके हैं। कई और ये जो है तमिलनाडु के कोस्टल इलाकों से होकर गुजरेगा, जो कहते हैं कि रामेश्वरम से होता हुआ डेल्टा रीजन, तूतुकुड़ी, तिरुनेलवेली, चेंगलपेट्टू और चेन्नई के इलाकों को टच करेगा और ये फिर श्रीलंका की तरफ जाएगा। तो अभी दस्तक हुई है ये, और कल रात से जो है भारी बारिश शुरू हुई है और जो अब धीरे धीरे तेज हवा के कारण जो है ये काफी जगह जो है जल जमाव और यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहा है। लेकिन अभी भी तो चक्रवात जो है शुरू नहीं हुआ है। जब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ घंटों में उस चक्रवात जो है देखा जा सकता है, इसमें थोड़े 1-2 घंटे आगे पीछे भी हो सकता है। और रात जो है, आज रात काफी भारी पड़ने वाला है तटीय इलाके, ये तमिलनाडु के तटीय इलाके में रहने वाले लोगों के लिए। जी रितेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां से लोगों को विस्थापित कर दिया गया है, यानी कि उन्हें कहीं और स्थान पर ले जाया गया है या पहुंचाने का काम किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि ये जो तटीय इलाकों में हो रहा है, और तटीय इलाकों में मैं बता दूं कि जैसे चेन्नई के आसपास जो आपको आलंदू, ये क्या कहते हैं, ईसीआर के इलाके हैं जो महाबलीपुरम को कनेक्ट करता है। और जैसा कि मौसम विभाग ने भी बताया है कि पुडुचेरी और महाबलीपुरम और चेन्नई के बीच जो है ये चक्रवात रहेगा। तो जितने भी तटीय इलाके हैं, ईसीआर के इलाकों में 2 दिन पहले से ऐसी हालत हो गई थी कि भारी बारिश के कारण जो है समुद्र का तट जो है सिकुड़ता जा रहा था, समुद्र का जल बढ़ता जा रहा था, और जिसके कारण जो है जो आसपास उस इलाके में रहने वाले मछुआरे थे, उन लोगों ने अपना बोट जो निकट रहता था समुद्र तट के, क्योंकि अब तट बचा ही नहीं है, तो उनको ला करके अपने घरों के आसपास सड़कों पे रखना पड़ रहा है। और आज जो स्थिति हो रही है, और जिस हिसाब से मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात और तूफान और भारी बारिश होती रहेगी, तो ऐसे में देखना, क्योंकि भारी बारिश के कारण जो है रेत फिसलता जा रहा है और समुद्र का जल बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि कैसे ये लोग कोप अप कर पाते हैं। और इन इलाकों में जो है पहले से ये परसों से तैयारियां शुरू हो गई है राज्य सरकार की तरफ से और स्थानीय मछुआरे एसोसिएशन की तरफ से, कि जहां दिख रहा है कि जल स्तर बढ़ चुका है, वहां से लोगों को निकाल के पास के समुदाय भवन में रखा गया है। परिवार सहित लोगों को ले जाकर के समुदाय भवन में रखा जा रहा है और उन्हें अन्य विभिन्न तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि इनका जो है दिन निकल सके, और जैसे ही चक्रवात गुजरे तो इनको फिर से वापस उनके घरों में भेज दिया जाए। लेकिन फिलहाल फिशरमैन्स कम्युनिटी के लिए ये सबसे जटिल समय है। जी रितेश, चक्रवात से निपटने के लिए ऐसी कौन कौन सी टीम लगाई गई हैं जो लगातार मुस्तैद है? साथ ही साथ टोल फ्री नंबर भी हमने अभी अपने दर्शकों को भी बताया कि जारी कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, SDRF
और नेवी और कोस्ट गार्ड की टीम जो है काफी दिनों पहले से ही तैयार थी। इनका ऑपरेशन पहले भी चल रहा था, क्योंकि अन्य जिलों में, कई जिलों में कल भारी बारिश हुई थी। तो ऐसे में इन लोगों के लिए सुरक्षा के इंतजाम के लिए और बचाव के लिए एसडीआरएफ और कोस्ट गार्ड, नेवी की टीम को तैयार रखा गया था। और अभी जो है, आज जो चक्रवात की स्थिति है, काफी सारे जिलों में इनकी तैनाती की गई है और हेलीकॉप्टर सेवा और शिप के द्वारा जो लोग, वैसे तो 2-3 दिन पहले से ही मछुआरों को कहा गया था कि समुद्र में ना जाएं, और जो थे उनको वापस लाने के लिए कोस्ट गार्ड जो है लगी हुई थी। जी, बहुत शुक्रिया रितेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो केंद्र सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है, राज्य सरकार भी अलर्ट पर है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। प्रदेश सड़क परिवहन निगम की एक बस में राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर ऑडियो चलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। फोन के स्पीकर पर राहुल गांधी के खिलाफ चल रही डिबेट के लिए हिमाचल सरकार ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है और ऐसा नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। इस मुद्दे पर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर पर कार्रवाई कैसे की जा सकती है। अगर हिमाचल सरकार को इतनी ही चिंता है तो बसों में भी मार्शल की नियुक्ति कर देनी चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर विवाद होने के चलते इस फैसले को भी वापस ले लिया गया। ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ जारी नोटिस को रद्द कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, का रोज नया कुछ न कुछ ऐसा हास्यास्पद मामला सामने आता है कि जो प्रदेश के अंदर चर्चा का और खिल्ली का विषय बन जाता है। तो ऐसे में तो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो सरकार को चाहिए हर बस के अंदर एक मार्शल नियुक्त कर दे, जो इस तरह के वीडियोज को जो है चेक करता रहे, रोकता रहे। रोजगार भी निकल जाएगा और भला भी हो जाएगा लोगों का। तो इस तरह से सरकार चल रही है और जो विषय जनहित के हैं उनके ऊपर तो कोई गौर करता नहीं, लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो रोज मीडिया में आ जाती हैं, जिनकी मैं घोर निंदा करता हूं। और ये इस तरह के फैसले जो हैं न केवल सरकार को बल्कि प्रदेश को भी शर्मसार कर रहे हैं पूरे राष्ट्र में। वहीं इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सिर्फ लूट और छूट की सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये है प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की। अर्थव्यवस्था जो है वो डूबती जा रही है, कंगाली की ओर हिमाचल प्रदेश बढ़ता जा रहा है, टॉयलेट पर टैक्स लगा रहा है,
वहां पर जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित है। पर कभी समोसे की जांच और अब जांच किसकी हो रही है, डिबेट कौन सी देखी जा रही है। जी हां, एचआरटीसी की बस में एक व्यक्ति राहुल गांधी पर डिबेट देख रहा था। उस डिबेट में शायद आचार्य प्रमोद जी और बाकी लोग थे, वो कुछ कह रहे थे राहुल गांधी के बारे में। ये दूसरे व्यक्ति को नागवार गुजरी तो सीएम ऑफिस कंप्लेंट कर दिया और अब सीएमओ ने जांच बैठाई है। वहां पर जांच हो रही है एचआरटीसी के कंडक्टर और ड्राइवर की, भाई कौन सी डिबेट चल रही थी, कौन सी डिबेट देखी जा रही थी। ये है प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश की सरकार की, कांग्रेस की। ये खटाखट मॉडल जो है ना, ये हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना को बर्बाद करके रख देगा। अब वहां पर अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के बदले लूट और झूठ की सरकार चल रही है। इधर भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल सरकार में शिक्षा विस्तार और पुस्तकालय सेवा विभाग के प्रभारी मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी पर जमकर हमला बोला है। शुवेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ममता जी सरकार के मंत्री, जिन्होंने हाल ही में कहा था कि वह वक्फ संशोधन विधेयक को लागू करने की अनुमति नहीं देंगे, वहीं अब हम दो हमारे चार के विचार का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि देश जनसंख्या की समस्या से जूझ रहा है और दशकों से लोगों को छोटे परिवार रखने के लाभों को समझाने के तरीकों और साधनों की तलाश कर रहा है। दुर्भाग्य से ममता सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल के लिए खतरे की घंटी है, जहां लाखों रोहिंग्या पहले ही बस चुके हैं और अल्पसंख्यकों की आबादी 35% से अधिक हो गई है। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार से मेरी विनम्र अपील है कि अब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पारित करने का समय आ गया है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या वृद्धि को रोकने और जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर ब्रेक लगाने के लिए यह अधिनियम आवश्यक है। बढ़ती जो विकसित भारत के लक्ष्य के लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है। अन्यथा ऐसे लोग समाज के एक वर्ग को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि ये उनकी राजनीति के अनुकूल है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बिहार के मधुबनी जिले में ऋण आउटरीच कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस दौरान निर्मला सीतारमण विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगी। दौरे के दूसरे और अंतिम दिन वित्त मंत्री स्वयं सहायता समूहों, रोजगार सृजन योजनाओं और अन्य क्षेत्रों के लाभार्थियों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित करेंगी। वित्त मंत्री मधुबनी के सौरत में मिथिला चित्रकला संस्थान में कलाकारों, शिल्पकारों और पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों से भी मिलेंगी। इससे पहले उन्होंने झंझारपुर में मिथिला हाट का दौरा किया और कलाकारों, शिल्पकारों और दुकानदारों से बातचीत भी की। इधर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर है। स्वाति मालीवाल दिल्ली में कई स्थानों का दौरा कर चुकी हैं और जनता की समस्याओं को उजागर कर केजरीवाल सरकार पर सीधा हमला बोल रही हैं। इसी क्रम में वे मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना की विधानसभा कालकाजी पहुंची। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो साझा करते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि पूरे इलाके का नाश कर रखा है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं और हर दिन लोग यहां घायल हो रहे हैं। ये हाल तब है जब मैडम खुद मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं। लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। ये हाल पूरी दिल्ली का है। सीएम 1 और सीएम 2 ने वादा किया था दिवाली तक पूरी दिल्ली चमका देंगे। अपने इलाके में तो झांक कर देखो एक बार। भारत ने नवंबर 2024 में नेशनल इंडेक्स स्कोर में 29 में से दूसरी रैंक हासिल की है। यह रिपोर्ट वर्तमान स्थितियों, अपेक्षाओं, निवेश और नौकरियों के आधार पर कंज्यूमर सेंटीमेंट को दर्शाती है। यह रिपोर्ट 25 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच 29 देशों के 75 वर्ष से कम आयु के 21,000 से ज्यादा वयस्कों के मासिक सर्वेक्षण पर आधारित है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 64.3 के साथ इंडोनेशिया 29 देशों में सबसे अधिक नेशनल इंडेक्स स्कोर रखता है। उसके बाद 61 के साथ भारत है। इंडोनेशिया और भारत ही ऐसा देश है जिनका नेशनल इंडेक्स स्कोर 60 या उससे ज्यादा है। इस इंडेक्स में सबसे कम स्कोर 29.8 के साथ तुर्की है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में आयोजन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक आज फिर होगी। कल हुई बैठक में चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम पर आम सहमति नहीं बन पाई।
मेजबान पाकिस्तान ने कल टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए हाइब्रिड मॉडल को अस्वीकार कर दिया था। ये बैठक संक्षिप्त रही क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने और सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 5वें दौर में आज भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को खेला गया चौथे दौर के मैच में ये मैच ड्रॉ रहा और समाप्त हुआ। 14 दौर के इस मुकाबले में 4 राउंड के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर हैं। गौरतलब है कि इस चैंपियनशिप में पहला दौर लिरेन ने जीता था, दूसरा दौर ड्रॉ रहा था, वहीं तीसरे दौर में डी गुकेश ने लिरेन को मात दी थी। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।